अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ देते हैं हस्बे हाल के रूए रवां अजीज जहां अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नायर यार, ये बीच में बार बार रुए रुआ बात तो जल्दी जल्दी कर लो, घबरा क्यों जाते हो मेरे सामने? मेरी पर्सनैलिटी के सामने तुम खुद ही सनप हो जाते हो। अल्लाह की शान है ना, इसको कसम उठवा के पूछो, जब ये नवा नवा आया था तो किस तरह आके मुझे कहता था अस्सलाम वालेकुम और बैठता नहीं था मेरी इजाजत के बाद बैठ जाओ। अब देखो मुझे सनप कर रहा है। वो तो यार अब भी कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम यार, वो तो उम्र का तकाजा है, मैं कहूंगा हमेशा कहता रहूंगा। जाने दो यार, खुदा के वास्ते, वो बेचारा मेकअप आर्टिस्ट तुम्हारे पसीने तौड़िए से निचोड़ निचोड़ के थक जाता। जी मेकअप मैन जितनी मर्जी मेहनत कर ले, नेचुरल ब्यूटी नेचुरल होती है। सही बात। अच्छा यार चलो छोड़ो ब्यूटी को, ये जो आज इतना जबरदस्त फाइनल हुआ है। हाँ गौरी साहब, बड़ी बड़ी मुबारक हो जनाब, आज आपके दाद के फाइनल जीत गए। भाई तुम तो कीनिया के प्लेयर हो, तुमको कर रहे हो। ये देखो ना कृष्ण, उसको फौरन कीनिया का बना दिया आप बैठ। और अगर यही वेस्ट इंडीज अगर आज हारा होता तो इसलिए कहना था मैं कीनिया का हूं, ये वेस्ट इंडीज। वैसे यार कमाल ईमान से देखो, बिल्कुल ही बेचारी खत्म हुई हुई जो टीम थी, किस तरह उन्होंने मेहनत की और वो फिर बब्बर शेर हो गए। वेस्ट इंडीज तो आपको इसलिए भी अच्छी लग रही है कि उसने वो खुशी दी है जो आप हासिल नहीं कर सके। इंडिया को हो रहा है। हाय हाय हाय, वाकई तुम्हारी बात ठीक है यार। देखो तुम सीधा फाइनल ही जीत गए, बड़ी बात। बल्ले बल्ले बल्ले। और तुम ये देखो पाजनात के अंडर 19 वाली भी वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो कप जीती है। इसका मतलब है आइंदा भी उनकी टीम जो है वो तगड़ी तैयार हो। वैसे कता नजर कि आज के फाइनल का रिजल्ट क्या हुआ, एक बात तो मेरा ख्याल है कि हर शख्स तस्लीम करेगा कि वेस्ट इंडीज ने अपनी टीम को किस मतलब पुरअज़्म तरीके से रीस्ट्रक्चर किया। क्या बात, ये जो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग है, उन्होंने किस मतलब कमाल महारत के साथ रीस्ट्रक्चरिंग की है कि उन्होंने अपनी जो बिल्कुल गुमशुदा ग्लोरी थी उसको दोबारा किस प्रोफेशनल अंदाज में और किस कंसिस्टेंसी के साथ काम करके देख लो वही ग्लोरी हासिल की है। हाँ जी, काली आंधियों वाली काली आंधी कहते थे। हाँ। बड़ा खौफ था इनका, फिर एकदम बेचारे टिल्ले पड़ते पड़ते वो कहीं खत्म ही हो गए हुए। बल्कि बांग्लादेश की टीम से भी नीचे चले गए थे। देखो दानिशवर हैं, तारीख अपने आप को दोहराती है। हाँ, जबरदस्त। आज क्या तारीख है यार 3 तारीख है, पिछले महीने भी 3 ही थी, आज भी 3। अभी आगे भी 3 तारीख आएगी, पीछे भी आई थी, दोबारा आएगी। तारीख ठीक कहते हो तुम, अपने आप को डराती है। मगर मैं इसलिए दुखी हूँ कि हमारी क्रिकेट में क्यों नहीं तारीख अपने आप को डरा रही है। जी हमने तो अपना कैलेंडर ही फाड़ दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो गौरी तुम। हम क्रिकेट में उस वक्त तक तारीख नहीं दोहरा सकते जब तक हम कुछ गलत फहमियों से बाहर नहीं आते। हमने बाज बातें सोच ली हैं, खुद ही अज्यूम कर ली हैं अपने बारे में कि हमारे पास, एक तो हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, हमारे पास बहुत टैलेंट है। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के ये भी कहता हूं कि हमें इस गलतफहमी से भी बाहर निकलना होगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट कभी खत्म नहीं हो सकती। भाई क्यों खत्म नहीं हो सकती? हमने स्क्वॉश नहीं खत्म की, वर्ल्ड चैंपियन थे। हमने हॉकी का गला अपने हाथों से नहीं घूंटा, हम वर्ल्ड चैंपियन थे। तो क्रिकेट आज वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है, हम किस खुशफहमी में मुब्तला हैं? नहीं तो ये बात तुम एक कदम आगे हो के क्यों कह रहे हो? उधर ही बैठे बैठे भी कह दो। सारी बात है, हमने अपने हथी सारी गेमें अपनी खत्म कर ली। और जनाब दीदी साहब ठीक कह रहे हैं, एक कदम बढ़ाने से 9 बाल भी हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। वैसे यार बहुत दुख की बात है कि हमने खुद बड़ी मेहनत के साथ अपनी सारी गेमें खत्म कर ली, लेकिन वो कल्चर ही नहीं रहा खेल के मैदान और में भी इसकी अगर आप तशखीस करने चले तो सबसे बड़ी जो वजह सामने आती है वो ये है कि हमारे यहाँ ग्राउंड्स ही नहीं है। या 20 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 230 ऐसे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जिन पर प्रॉपर क्रिकेट हो सकती है, सिर्फ 230। और न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है? 50 लाख। और वहां पे जो प्रॉपर क्रिकेट वाले ग्राउंड हैं उनकी तादाद 290 से ज्यादा है। वैसे पाजनाद बात तो ये भी तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि ग्राउंडे भी होनी चाहिए ताकि नर्सरी लगे गेमों की। मगर मैं ये समझता हूं कि जिस भी फील्ड में टैलेंट के सिर पे आप नाम पैदा करते हैं ना, वहां जब सिफारिश घुस जाती है ना तो टैलेंट का बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, आप टूर्नामेंट में कोई तुक्के से 1-2 फतवात हासिल कर लेते हैं तो आपकी ये जितनी ये जो मैल प्रैक्टिसेस है जिनमें सिफारिश सरे फहरिस्त है,
ये छुप जाती हैं। जब इस तरह की शिकस्त सामने आती है ना, शर्मनाक किस्म की, तो फिर कौम की तवज्जो मबजूल होती है। वो ये कुछ हो रहा था। अभी इस वक्त बहुत गोल्डन चांस है आपके पास, बल्कि गोल्डन चांस हाथ से जाता जा रहा है। ये देखो ना, इंडिया से हारे हुए हमें काफी दिन हो गए, अगले दिन यूं महसूस होता था जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा और कप्तान चेंज हो जाएगा, मैनेजर चेंज हो जाएगा, कोच तब्दील हो जाएगा, फिर ये जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है इसके ओहदेदार इस्तीफा दे देंगे। वैसे शुरू हो गई हैं मये आने शुरू हो गए हैं मये। हम करके रहे बाबा, हम करके रहे, कौन सी रिस्ट्रक्चरिंग? हम तो रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा ही नहीं रहे। हमें फिर अगले एक और ट्रैक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा अगला वर्ल्ड कप आने को। अगले वर्ल्ड कप में अभी बात मेरी लिख लो, कुछ भी नहीं होगा अगले वर्ल्ड कप में। अगर हमने इसी स्पीड के साथ, इसी टेम्परामेंट के साथ जाना है तो अगले 3-4 वर्ल्ड कप तक कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। यही मतलब हमारे 15 सालों से यही 20 प्लेयर है जो घुमा फिरा के कभी, और प्लेयर्स की बात नहीं है, आप कोच और मैनेजर्स देख लो, बोर्ड देख लो। एक ग्रुप ऑपोजिशन में बैठा होता है, इक्तदार में आने के लिए तैयार होता है, और दूसरा इक्तदार से हटता है तो उसको हटाने के लिए नए नए हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यही कोच, यही मैनेजर, यही प्लेयर, सारे कुछ वही हैं। असल में बात यह है कि जहां पे टैलेंट होता है ना, वो टैलेंट में से इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट निकालने के लिए जो पौड़ी इस्तेमाल की जाती है ना, हमारे यहाँ उस पौड़ी की जाली पाटी हुई। हाँ, मसला सारा ये कितने, ये मैंने बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। यार हम धोनी की मिसालें देते हैं। धोनी ने क्या किया था? धोनी ने यही किया था कि उसने जो सिलेक्शन है उसमें मेरिट को यकीनी बनाया था। वरना तुम देखो कि आज मतलब हम बड़ी बातें करते हैं जना, हमारे पास ये जो मैं बार बार जिसका रोना रोता हूं कि यही 20 प्लेयर हैं जो आते जा रहे हैं। यार तुम ये देखो, गौरी साहब आप जरा गौर फरमाएं जी, गौरी के बच्चे को नहीं खिलाते, तारीफें सारे करते हैं, खिलाते नहीं है। हाँ बस ये देखो गौरी साहब, मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट कह रहा हूं कि गौरी साहब का बेटा नेशनल क्रिकेट का बेहतरीन प्लेयर है, सिफारिश नहीं है, कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब बिल्कुल वो बड़ा अच्छा प्लेयर है बेचारा लड़का, मगर चूंकि गौरी साहब के पास सिफारिश भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, सारे पैसों के उन्होंने पेंट कोट खरीद लिया, इसलिए बच्चा घर बैठा हुआ है। हमारे यहाँ वैसे क्रिकेट टैलेंट जो नया आने वाला वो इस तरह बंद हुआ है उसका दरवाजा। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर ये जो हिंदुस्तानी खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग है, अगर ये पाकिस्तान में होता तो अगले 12 साल तक रिटायर ना होता। है ही कोई नहीं, रिप्लेस करने वाले कोई नहीं। बल्कि मैं तो हस्बे हाल के प्लेटफॉर्म से ये तजवीज भी पेश करना चाहता हूं कि अगर जब ये क्रिकेट की रीस्ट्रक्चरिंग की बात होती है, हम यही रोना रोते हैं ना कि स्कूल और कॉलेजेस से प्लेयर आने बंद हो गए, ग्राउंड्स भी नहीं है, दीगर वजूहात भी हैं, तो ये जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं, इनको अगर स्कूलों में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नौकरी दे दी जाए, एक टीचर की तनख्वाह दे दी जाए और इनको पूरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट के जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उनको यह जिम्मेदारी दे दी जाए कि छोटे छोटे शहरों में वो स्कूलों कॉलेजेस में कोचिंग करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हर जो बड़ा प्लेयर है, हर जो प्लेयर है वो कौमी क्रिकेट का कोच बनने के लिए बेताब है, वो यानी कैंप्स में कोचिंग करने के लिए तैयार नहीं है, उसको अपनी तौहीन समझता है। ये बुनियादी प्रॉब्लम है। कैसी अच्छी बात की है इसने। हालांकि इस तरह के बंदे कह रहे होते हैं कि मैं 9वीं क्लास में था जब मुझे चपड़ी पे गेंद बजा था, फिर मैंने क्रिकेट छोड़ा। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, इसमें खामन की तरफ से सबसे बड़ी जो याती है ना, जो मैं समझता हूँ, वो होती है कि कपड़े बदलते हुए अपनी टाई उतार के उधर शर्ट, अपनी शर्ट उतार के उधर शर्ट, अपना कोट पकड़ के उधर शर्ट, तो फिर कहती हैं जी कि बीवी जो है वो हम पे जुल्म करती है। जाहिर है फिर आप कपड़े उतार के जब उधर शर्ट तो बीवी ने तो फिर आपको ही पकड़ के कभी उधर शर्ट। मेरा ख्याल है कि ये मर्द हजरात जो हैं उनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ये ऐसे ही मुझे लगता है कि जैसे बंदा कह ले कि जी बदमाशी नहीं होती अपनी, मैं जो मर्जी करूं, जो कर लो जो करना। भाई आप जब कपड़े बदल रहे हैं तो अपने कपड़े उतार के तो किली पे टांगे या उसे धोने वाली टोकरी में फेंके। कोई इतनी को तो हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है आपने शो किया हुआ, आप थके हुए। अजीजी भाई आप अपनी बात कर रहे हैं।
बहुत अच्छे यार, कैसे तुम कम अकल हो। सबसे पहले तो मैंने कहा कि टाई उतार के उधर सोट। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। इतने साल हो गए हैं वो ये खास लेवल पे रह के कभी मेंटली तुम लोगों ने ग्रो नहीं करना। मुझे तो इस बात का अफसोस है। अब ये पक्का हो गया ना, अब ये दूसरों को ऐसे करके समझा। इसको अब ये है कि जोड़ है अल्लाह बात। एक आ जाती है ऐसी स्टेज भी जिस पे बंदा फिर कहता है कि चलो यार हुन फिर किस्मत जोड़ ले। बल्कि अपने देखने वाले नायरीन को भी रिक्वेस्ट करूंगा, मर्द हजरात को, कि जब आप कपड़े तब्दील कर रहे होते हैं या अपना कोई भी काम कर रहे होते हैं तो खुद थोड़ा सा इतना को कर लें काम कि दूसरों को ये फील हो कि आप भी घर के कामों में इन्वॉल्व है। अजीज साहब, थैला तो घर जाके कोट उतार के इधर उधर फेंकता ना, भाभी पकड़ के घर से बाहर फेंक देती। कोट को नहीं, थैले को। थैला और कोट दोनों कपड़े के बने हुए। नहीं वाकई यार, टेक इट सीरियस प्लीज। अपना काम इतना सा खुद जरूर करना अच्छा चाहिए। भाईजान, अगर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हो तो नेशनल प्रॉब्लम्स की तरफ आए। क्या वैसे ये दोनों नेशनल प्रॉब्लम, मेरा मतलब ये कौन सी बेचारी वजीर लगी हुई। मेरा मतलब खबरों की तरफ आए। हाँ खबरों में जाहिर है नेशनल प्रॉब्लम्स ही होती है, अच्छी खबर तो हाँ होती जी हाँ है। जी, सुनाओ जी जरा, क्या पहली खबर है आज की। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने डी चौक मस्मार करके दोबारा तामीर करने की हिदायत दे दी। अच्छा लो जी, मैं समझ गया हूँ मसला असल में क्या है। मसला पकड़ा गया है। अच्छा जी, ये चौधरी निसार साहब को किसी पीर ने बताया कि ये हर दूसरे दिन जो डी चौक में आपकी हुकूमत को स्यापा पड़ जाता है ना, इधर डी चौक में मुशर्रफ जाते जाते तवीज दब गया था। चौक को अखाड़ के वो तवीज काट के परे फेंके तो फिर मसला मुकेगा। इसलिए अब उन्होंने कहा कि भाई जी सारा चौक अखाड़ो। उसके बाद ये बंदे लगाएंगे उधर बाबे 7-8 तवीज ढूंढने के लिए। अच्छा। अल्लाह करे तवीज लग जाए तो फिर डी चौक का मसला हल हो जाए। होता है इस तरह यार, तवीज दब देते हैं जाके अपने दुश्मनों के घर में, उधर लड़ाई नहीं खत्म होती। वैसे ये चौधरी निसार साहब का साहब मेरे ताए वाला है। ताए मेरे के पिंड की नुक्कर के ऊपर ना एक कांजी वाली रेडी लगी हुई थी। इत्तफाकन रेडी के सामने 2-3-4 बारी लड़ाई हो गई और इत्तफाकन मेरे ताए ने देख भी ली। ताए ने जाकर डीसी साहब को दरखास्त दे दी कि रेडी वाले को कहें कांजी हटा के इधर कीमे वाली टिक्कियां लगाए। ये लड़ाई इधर चौक में होती सिर्फ कांजी की वजह से। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि चौक उखाड़ के नया बनाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। यार एक तो तवीज निकाल के बाहर फेंकेंगे, दूसरा जब नया बनाएंगे तो फिर ताया ताया जब होगा तो बोतलें तोड़ के उस पे शीशियां लगा देंगे। जैसे दीवारों पे नहीं शीशियां लगा देते, फिर चोर उस पे चढ़ नहीं सकता। इस तरह चौक में शीशियां लगी होंगी तो उस पे कोई चढ़ ही नहीं सकेगा, तरने खत्म। क्या इंटरप्रिटेशन है यार, सरदार साइंटिस्ट वाली बात की है तुमने। कौन सी? वो एक मक्खी को पकड़ के उसके पर काट देता है। अच्छा। और एक बंदे को बुला के कहता है इधर आओ, देखो मैं तुम्हें एक तजर्बा दिखाऊं। कहता है क्या तजर्बा किया? कहता है उड़ जाओ। मक्खी नहीं उड़ती। कहता है तजर्बे से साबित हुआ कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो बैरी हो जाती है। कान कटे नहीं, ये पर कटे। वैसे मेरे ख्याल से अजीज साहब आसान सा हल है इसका। क्या? डी चौक को ई चौक कर दे। शाबाश। डी को ई करने से क्या फर्क पड़ेगा जी? वो दीदी जी, डी से डिफिकल्ट, ई से इजी। जबरदस्त यार। यार तुम तो बकायदा पढ़े लिखे अंग्रेज आदमी। मैं समझता था कि फेल्ट इसलिए पहनते हैं कि जाते हुए फिर उतार के रास्ते में मांग भी ले। मैं तो आज गौरी साहब का मोतरफ हो गया हूँ यार। गौरी साहब तो साइंटिस्ट है पूरे यार। उसी मक्खी वाले साइंटिस्ट। नहीं यार, वैसे इससे फर्क जुनैद पड़ेगा जब धरना देने वाले लोग उधर पहुंच के पूछेंगे रास्ता कि भाई जी डी चौक इधर है। अगला साहब कह देगा नहीं भाई जी डी चौक पी चौक से लड़के कहीं और शिफ्ट हो। भाई वो कौन से मुजाहिरीन है जो पता पूछ पूछ के जाते हैं? वैसे भी डी चौक तक खुद तो कोई भी नहीं जाता ना, हमेशा कोई लेके जाता है। बहुत अच्छे। ये देख लेना एक ना एक दिन हमें गिरफ्तार करा दे और खुद ये सहाफी है, इसे बी क्लास मिल जाएगी और हमें वही दाल रोटी। अगली खबर पढ़े जी। अच्छा जी, अगली खबर है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास हंगामा राय की नजर हो गया
ऑपोजिशन ने चूहा मार हुकूमत के नारे लगाए। बहुत अच्छे यार, वैसे हम भी बड़े ही शरारती लोग हैं, हमारे हथे को छेड़ चढ़ जैसे ही हम उसका नारा ही बना लेते हैं। है को बात करने वाली चूहा मार हुकूमत। पहले इधर जंगला बस के नारे लगने शुरू हो गए थे, फिर डेंगी बरादरान कहने शुरू हो गए, अब उन्होंने चूहे मारने शुरू किया, उनको चूहा मार हुकूमत कह दिया। भाई अब चूहे ना मारे तो और इसका हल क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में 2.5-3 लाख बिल्ली छोड़ी जाए या चूहों से दरखास्त लिख के की जाए कि चूहा साहब यहाँ से शिफ्ट हो जाए। जितनी उधर वो खुराक खा रहे हैं मुर्गियों की और मरी हुई मुर्गियां खा रहे हैं, चूहा जिड्डा हो गया, उन्होंने अब जुलूस निकाल लेंगे हमें नौकरियां दी जाए। हाँ भाई जी, जरा को कादिशात निकाले तो फिर कहता है कि भाई जी नौकरी दो मुझे, मैं इधर वेला कहाँ पे नादरा वाले बेचारे चूहों के शनाख्ती कार्ड बनाते हैं। अजीजी भाई, मरा हुआ चूहा या उसकी दुम लेके जाओ तो 25 रुपए इनाम मिलता है। उसको क्या बता रहे हो? कहता मैंने कल एक चूहे से कहा कि यार तुमने अपनी दुम क्या करनी है, काट के मुझे दे दो, 12.5 रुपए कर लेंगे। हाँ जी, चूहा मान भी गया था, बस एतराज वो ये कर रहा था कि यार ये देख लो जरा, मैं अपनी दुम काटता हुआ कितना बुरा लगेगा। चूहा तो पता नहीं बुरा लगेगा या नहीं, तुम बहुत बुरे लग रहे हो, बैठ जाओ। लगता ही बुरा है, तुम क्या काट के देखो यार, तुम कौन से संतोष कुमार रहे? वैसे बहुत बुरी बात है मैन से, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक स्टेप उठाया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम ने अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है, मेरा वजन 112 kg था, अब हिरासत में सिर्फ 77 kg रह गया है, मुनासिब ग़िज़ा नहीं दी जा रही। बहुत बुरी बात है। क्यों नहीं डॉक्टर आसिम साहब को खुराक दे रहे जेल वाले? वो क्या समझ रहे हैं कि उन्होंने अगले 40-50 साल का कट्ठा ही खा लिया हुआ है? मतलब यार होता है ना, ऊंट कितना सारा कट्ठा ही खा पी लेता है, समझ में जाते हैं। वो इंसान है, उनको खुराक तो कम ही कम मिलनी चाहिए। वैसे डॉक्टर आसिम साहब माफ कीजिएगा, ये खुराक के अलावा भी थोड़ा सा इफेक्ट होता है। हुक्मरान हमारे जब हुकूमत से निकलते हैं ना तो 14-15 किलो तो आराम से कम हो ही जाता। आप अपने सियासतदानों की तस्वीरें मिला के देख लें, जब अपोजिशन में होते हैं तो और सेहत होती है, जब हुकूमत में होते हैं तो और सेहत होती है। लालियां आ जाती हैं, बकायदा लालियां आ जाती हैं। यार लालियां तो तुम पे भी हैं, तुम भी ये देखो पूरी दुनिया में जो बंदा भी सदर या वजीर आजम बनता, बकायदा उसका मुंह नुचड़ा जाता है। हाँ जी, ये ओबामा देख लें, जब बेचारा हुकूमत में नहीं था तो चंगा पड़ा बॉडी बिल्डर सेहतमंद आदमी था, जब से अमेरिका का सदर बना सुख के तीला। उस दिन मेरे घर आया, दरवाजा खड़काया, मैंने अपने छोटे काके को कहा जाओ देखो जाके। वो देख के आके मुझे कहता, पापा मासी जीरा का मुंडा आया बाहर। मैंने कहा है, उसे तो हेपेटाइटिस हो गया था, वो किधर है? बाहर जाकर मैंने देखा कि ओबामा खड़ा था। अब मैंने कहा बेटा ये हुक्मरानी की टेंशन से बेचारे माड़े हो गए, ये ओबामा साहब है। ओबामा कहता कोई गल नहीं, बाले उन्होंने पता है। फिर मैंने उसे कंधारी अनार का जूस पिलाया। पैसे उसने ही दिए मगर पिलाया मैं। अच्छा जी, अगली खबर है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर 6000 लीटर नाकिस दूध नहर में बहा दिया। थोड़ा सा इसमें शहद भी डाल देते तो हुक्मरान ये कहने के काबिल तो होते ना कि हमने अवाम के लिए दूध और शहद की नहरें बहा दी। तो वैसे यार तुम मुहावरे के दुआले हो गए। हुक्मरानों से ये कहो कि इसमें चाय की पत्ती भी फेंकें और नहर के कंडे पे चाय के खोखे लगवाएं और अवाम को मुफ्त चाय पेश करें। नहर में से डाल के चाय पिए है। बिल्कुल नहरी चाय। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद आज किसकी गजल सुना रहे हो हमें? अपनी। शाबाश यू बल्कि ये वजाहत भी जरूरी है कि अक्सर मैं शोरा के नाम नहीं लेता तो लोग शायद ये समझते हैं कि मैं अपने नाम से मंसूब कर रहा हूँ। उनको बताया करो ना, उनको कहा करो मुझे तो इतनी अक्ल ही नहीं है। मेरी सच्ची बात पे भी यकीन नहीं करेंगे जब मैं ये कहूंगा तो। वो ये कहना चाहता है कि मुझे बहुत अक्ल है, मुझे बहुत अक्ल है। शेर पेशे खिदमत है जी। बच्चों की तरह हाथ लगाने से बिखर जाएं, बच्चों की तरह हाथ लगाने से बिखर जाएं,
हम लोग तो वो हैं जो बनाने से बिखर क्या जाए। कहने, वाह जी वाह। मुमकिन है तेरे गम ने हमें बांध रखा हो, मुमकिन है तेरे गम ने हमें बांध रखा हो, मुमकिन है कि ये बोझ हटाने से बिखर जाए। यानी दुखी रहना चाहता है बेचारा। इस डर से हुकूमत ने उठाया नहीं तरना, वाह। इस डर से हुकूमत ने उठाया नहीं तरना, ऐसा ना हो हम तरना उठाने से बिखर जाएं। अरे वारे वाह अजीजी, क्या कहने। हम वो मलंग बाबे हैं सदियों के बाद जो मुमकिन है जबरदस्ती नहाने से बिखर जाए। सदके की तरह सर से उतारा हुआ दिन है, वाह। सदके की तरह सर से उतारा हुआ दिन है, हर दिन यही लगता है गुजारा हुआ दिन। हाय हाय, बहुत अच्छे। एक और गर्मियों का ये मारा हुआ दिन है, बिजली के बिना फिर से गुजारा हुआ दिन है। अब तो आवाज भी दोगे तो नहीं आएंगे, ज्यादती है, इतनी जिद ना करें। अब तो आवाज भी दोगे तो नहीं आएंगे, टूटने वाले कयामत की अना रखते। हाय हाय हाय, दे के धक्के भी निकालो तो नहीं जाएंगे, जिनकी मौजें हैं लगी टीठ पुना रखते। बड़ा शेर हो गया, वाह। इतना बड़ा तो नहीं, फौरन खत्म हो गया। यादा ये अच्छा इसलिए लग रहा है कि आजकल क्रिकेट के टीठ पुणे पे बहस हो रहा है। एग्जैक्टली। तुम थे तो कहीं वक्त ठहरता ही नहीं था, तुम थे तो कहीं वक्त ठहरता ही नहीं था, अब वक्त गुजरने में बहुत वक्त लगता है। फाइन लूडो खेल लिया करो। ऑरेंज ट्रेन के लिए हर सड़क खुदी है, ऑरेंज ट्रेन के लिए हर सड़क खुदी है, अब चौक गुजरने में बहुत वक्त लगता है। जितनी है धूल मल के नहाओ कई साबन, मट्टी के उतरने में बहुत वक्त लगता है। मोहब्बत भी मुसीबत है, करे क्या, तो छड़ दियो ना करो। मगर अपनी जरूरत है, करे क्या। सीधा कहना कि खराब हो चुके हैं हम। यार इतना भी खराब नहीं हुआ, हमेशा सच निकल जाता है मुंह से, हमेशा सच निकल जाता है मुंह से, कुछ ऐसी ही तबीयत है, करे क्या। ये आपने बैलेंस की है। करप्शन की ही कुछ लोगों ने ऐसी है, नहीं होती ये साबित है, करें क्या। हमें भी नैब से खतरा है, वरना यहाँ दौलत ही दौलत है, करें क्या। कमाल आया है जब से MQM को, पड़ी यही मुसीबत है, करें क्या। पढ़े लिखे चले हैं जिन कडाने, इसे कहते जहालत है, करें क्या। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सेहत एक ऐसा शोबा है जिससे आवाम को बेपनाह शिकायत है। इन्हीं शिकायत, इन्हीं इल्जामात का जवाब हासिल करने के लिए आज कटहरे में खड़े हैं एक इंतहाई गैर जिम्मेदार डॉक्टर। गैर जिम्मेदार डॉक्टर, और साथ आपने इंतहाई भी लगा लिया। मेरा ख्याल है या तो आपके सर पे शदीद चोट आई है, या फिर शदीद किस्म की एंजाइटी के पेशेंट। डॉक्टर साहब, ना मुझे चोट आई है, ना मैं एंजाइटी का पेशेंट हूं। तो फिर आपने एक डॉक्टर को गैर जिम्मेदार कैसे कह दिया मेरा भाई। डॉक्टर के तो मैं समझता हूं कि मानी ही ये हैं जिम्मेदार। डॉक्टर साहब, मैं तस्लीम करता हूं कि एक बड़ी तादाद डॉक्टर्स की जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज सर अंजाम देती है, लेकिन आप जैसे डॉक्टर्स की भी कमी नहीं है। मैं क्यों गैर जिम्मेदार, मैं सुबह 11:30 उठता हूं, या मैं मरीज की नब्ज पकड़ के टूथब्रश शुरू कर देता हूं। अपना ब्रश करें, मेरी मसवाक छोड़ें। एक मिनट भाई, देखें जुनैद साहब, ये वो मुल्ज़िम है जो पुलिस को भी पकड़ लेते हैं। आपने क्यों पकड़ा हुआ है? ये दौड़ जाता है जी। और अल्लाह के फजल से डॉक्टर एक ऐसा शख्स होता है जिससे पुलिस भी दौड़ जाती है। खैर जुनैद साहब, जरा जल्दी पूछिए जो आपने पूछना है। मैंने अपने हॉस्पिटल जाना है, मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए टाइम क्या हो गया है। डॉक्टर साहब, मैं तो माजरत चाहता हूं कि मैंने आपको गैर जिम्मेदार डॉक्टर कह दिया है। आप तो माशाल्लाह इस कदर जिम्मेदार हैं कि आपको रात के इस पहर वापस हॉस्पिटल जाके मरीज देखना है। जाना तो पड़ेगा जुनैद साहब, मरीजों को अपॉइंटमेंट्स जो दी होती है। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स। आप सरकारी हॉस्पिटल नहीं जा रहे? सरकारी अस्पताल है इसलिए 11:15। मैं उथे डॉक्टर हाँ जी, एम्बुलेंस नहीं चलाता।
नाइट ड्यूटी नहीं हो सकती आपकी? नाइट ड्यूटी शाबाश, शुक्र करो अल्लाह दा सी डे वाली करन डे हैं। कि आप डे ड्यूटी करते हैं ना, वो भी सबको पता है। और सर इस तरह के सीनियर्स डॉक्टर बामुश्किल 2 घंटे के लिए सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूं, अगर आप लोगों ने आपस में इस तरह की फजूल गुफ्तगू ही करनी थी तो एक इंतहाई मसरूफ शख्स को आप यहाँ पे क्यों ले आए हैं? फिल्म देखनी है दोनों ने बह के। इंटरव्यू है ਤੁਹਾਡਾ, सारी दुनिया देखनी ਤੁਹਾਨੂੰ, उधर सवालों के जवाब दो। मुझे क्यों ले आए हो? मैं पुलिस वाला, वो रक्षा नहीं चलाता। केड़ा रक्षा बेटा, तेरे उथों ते खोती रेड़ी नहीं चलती होनी। खोती बेचारी भी कह देंदी होनी है, भाईजान तुसी आप चले हो तो मेरे जान की लोड़ है। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मगर आप सवाल करें ना, इल्जाम तराशी ना करें। डॉक्टर साहब मैं कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, रिपोर्ट्स कोट कर रहा हूं जिनके मुताबिक लाहौर शहर में 70% सीनियर डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों का रुख नहीं करते। कहां से पढ़ ली आपने ये रिपोर्ट्स? ये अखबारात में शाया हुई हैं 2 माह पहले देखिए रिपोर्ट। जुनैद साहब, इसीलिए मैं तो अपने हर मरीज को ये सजेस्ट करता हूं कि भाई अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो अखबार पढ़ना छोड़ दो। खास तौर पे सफा नंबर 2 तो बिल्कुल ना देखो। क्यों जी? सभा नंबर 2 ते नरगिस फखरी दा इश्तिहार लगा हुंदा है। ओ काका तू कीड़े मार दवाई दा इश्तिहार वेख, डेंगी स्प्रे दा इश्तिहार वेख, 12 मन की दोबन वेख, बल्कि इन्हां सारियां नूं भी छड्ड तू अपने हल वेख। तू सीधा नरगिस फखरी वेखन लग पई। मैं ये कहना चाहता हूं जुनैद साहब के सफा नंबर 2 जो है अखबार का, जिस पे फजूल तरीन खबरें लगी होती हैं, अस्पतालों में गैर जिम्मेदारी, अस्पतालों में मरीज मर गया, अस्पताल के डॉक्टर लड़ पड़े, ये सफा नंबर 2 तो हर अखबार का फाड़ के फेंक देना चाहिए। डॉक्टर साहब सफा नंबर 2 फाड़ के फेंकेंगे तो सफा नंबर 1 भी फट जाएगा। अच्छा ताड़े कर कट्ठे आंदे ने। बहरहाल कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पर इल्जामात की फहरिस्त तो खासी तवील है, लेकिन आज आप पर सिर्फ एक नकाती फर्द जुर्म है। मेरा ख्याल है गल लंबी हो गई है तो बाहर खलो, कोई मरीज ना अंदर आ। डॉक्टर साहब मरीज पीछे ही आ गए। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था आज की फर्द जुर्म एक नकाती है, और वो ये है कि आप सरकारी डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस की खातिर सरकारी नौकरी को दरखोर इतना ही नहीं समझते। क्या नहीं समझते जी? दरखोर इतना ही नहीं समझते। इस तरह की उर्दू बोलनी है तो यहाँ पे कोई हकीम ले आए। ऐसे ये कुछ साफी होते हैं जिनको गाढ़ी उर्दू का शौक होता है, मगर मेहरबानी करे मेरे साथ जरा सादी उर्दू बोल। वाकई बाबूजी जरा सौखे लफ्ज मैं भी अगे एसएचओ साहब ने जवाब देना चाहता। साहबी की उर्दू समझ नहीं आती, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग समझ नहीं आती। ये तो फिर है, जब खिदमत पे बैठता है बंदा तो फिर हैंड राइटिंग नहीं देखता, इंसानों की लाइन देखता है। तो हम तो इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब बहुत खिदमत कर रहे हैं, सरकारी ड्यूटी छोड़ के शानदार प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठ के आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं, और आपकी अदम मौजूदगी में आपके असिस्टेंट्स सरकारी अस्पतालों में मरीजों से कह रहे होते हैं कि अगर डॉक्टर साहब को चेक करवाना है तो प्राइवेट क्लिनिक पर चले जाओ। तो ये खिदमत ही तो है जुनैद साहब। सरकारी अस्पतालों में गर्मी में बिठा दें उन बेचारों को फर्श के ऊपर, थड़ों के ऊपर, जहां ना एसी चल रहा है ना बैठने के लिए जगह है। खिदमत ही तो कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं भाई इधर आ जाइए यहाँ एसी चल रहा है। जी 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 बिल्कुल मुफ्त में बिला मुआवजा है ना वहां पे। खैर बिला मुआवजा तो आप भी शो नहीं करते। बिला मुआवजा तो होटल वाला भी रोटी नहीं खिलाता। बगैर पैसों के तो स्कूल में बच्चे भी नहीं पढ़ाए जाते। होर ते होर है, उदों दा चुप करके खलोता है, भी बगैर पैसे तो नहीं खलोता। इन्हें भी तनख्वाह लेनी जी। सवाल वो करते जवाब मिलते यार। डॉक्टर साहब बिला मुआवजा तो अब सरकारी अस्पताल में भी काम नहीं करते, भारी तनख्वाहें मिलती हैं। हाँ ठीक है आपकी बात, डॉक्टर्स को तो उधर से भी तनख्वाहें मिलती हैं। हम तो सिर्फ मरीज का ख्याल कर रहे होते हैं जिसके लिए वहां पे कोई सहूलत मौजूद नहीं। हम कहते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक में आए, आप दिमागी तौर पे आते ही सेहतमंद हो जाते हैं। खूबसूरत एटमॉस्फेयर होता है, खूबसूरत डॉक्टर्स, खूबसूरत रिसेप्शन, खूबसूरत बेड, खूबसूरत कमरे, खूबसूरत नर्सें। सरकारी अस्पताल ना इतने जुनैद साहब नर्स दवाई पे आन रही हो तो मरीज समझते सांस मारन आई है। उस बेचारी को गुस्सा चढ़ा होता है। इतना अजीब सा वहां पे खौफनाक डरावना माहौल। मैं माफी चाहता हूँ, माहौल तो खैर इधर भी डरावना है, मगर अस्पताल एक सेंसिटिव जगह है, वहां पे अच्छा माहौल होना चाहिए। अपने प्राइवेट क्लिनिक का नक्शा इंज खिच रहे ने जिवें इन्हां दा क्लिनिक झील साहब मुल्क दे कंढे ते वे। ओ तू उत्थे भी की सानू मुजरम फड़न वास्ते बड़ी बड़ी दूर जाना पैंदा है। उत्थे किनू फड़न गया से? उत्थे मैं मच्छी फड़न गया।
जिस झील च तू मच्छी फड़ ली वो झील तो फिर सूख गई होनी है। डॉक्टर साहब आप अपने इल्जामात का जवाब दें। ते जड़ा झील गलती करन दिया इन्हें कुछ ना कहो। अच्छा डॉक्टर साहब बात यह है कि आप जो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स की इतनी खूबियां बयान कर रहे हैं, वहां पे इलाज करवाने के लिए इतने पैसे भी चाहिए होते हैं। हाँ। तो एक गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करे? नहीं तो गरीब आदमी ने प्राइवेट क्लिनिक क्या करने आना है, वो बाबे तवीजों वाले के पास जाए ना। हाँ हाँ उसने भी तो कहीं से कमाना है। और एक बात याद रखिएगा जुनैद साहब, जितना अमीर आदमी है उसे उतने ही महंगे अस्पताल से आराम आएगा, और गरीब आदमी ने तुसी भावें लंदन ले जाओ उन्होंने आराम नहीं आना, उन्होंने आराम बाबे तवीजा वाले को ही आना। यानी आप गरीब आदमी को हमेशा अंधेरों में ही रखना चाहते हैं। हाँ। चलो जी फिर गरीब रहन दियो, इनू रख लो, मैं चल दवा। आ जांदा जे टुरिया फीस जेड़ा मंगदा सी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज कौन सा स्यापा पड़ गया जो मिसमैनेजमेंट को बुला लिए? आज मैं जिस स्यापे की बात कर रहा हूं वो जगह है जहां पे जाके तुम्हारी सबसे ज्यादा याद आती है, चारों तरफ तुम ही तुम नजर आती हो। हाय स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नहीं, मैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। वही गल हुई ना, क्या मतलब? एयरपोर्ट से जाती है ना स्विट्जरलैंड, वो कौन सा तांगो वाले अड्डे से जाती है? मेरी बात सुनो मिस मैनेजमेंट, पाकिस्तान में जिस जगह तुम्हारी बिला शिरकत गैर हुकूमत है वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं। हुकूमत तो खैर इस वक्त नून लीग की है, मैंने तो मेहनत ही करनी होती है ना मुआशरे को खज्जल करने के लिए। कर रही हूं। मेरा मतलब है जिस जगह हमें सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट का राज नजर आता है, लगता है कि मिसमैनेजमेंट का लफ्ज यहीं से कॉइन हुआ था, वो हमारे एयरपोर्ट्स हैं। वो भी मेरा कसूर है? बिल्कुल तुम्हारा कसूर है। क्या कर बैठी हूं मैं एयरपोर्ट पे? किस जगह तुमने मुझे देख लिया है? एयरपोर्ट की हदूद के आगाज से लेके जहाज की सीढ़ियों तक हर जगह तुम हो। हाय मैं मिसमैनेजमेंट ना मिट्टी कटावा। तुम मिट्टी कट्टे से भी बदतर हो माशरे के लिए। चल लोग मेरे नाल सेल्फियां लुआ देने मिट्टी कट्टा बनाते हैं। यही तो सितम ज़रीफी है इस कौम की। तो अपनी कौम को समझाओ ना, मुझे किस लिए बुला लेते हो हर वीकेंड पे? बाजी मिसमैनेजमेंट ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਅਸੀਂ। मिसमैनेजमेंट एक मिनट जरा जानू, मैनू ऐ कोलों तो पूछ लैण दी, निभाने बाने नाल मेरे वाल कमेटी कैसी पाई है? ਚਲੋ ਲੁੱਡੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। हाय कदी कमेटी पाने कदी लुडी पाने, तू तो खट्टे लड्डू खरीदे भाई उते चटनी नहीं पाता। मेरी बात सुनो, लोगों को हम क्या समझाएं? तुम तो लोगों का उस वक्त से साथ देना शुरू कर देती हो जब वो किसी मुसाफिर को, अपने किसी अजीज को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं या लेने जाते हैं, जुलूस की टोलियों में इस तरह जाते हैं, वहां एयरपोर्ट पे पूरा सियासी जलसा बना देते हैं। वैसे भी आपके एयरपोर्टों पे अब जहाज तो होते ही नहीं, लोगों का राश देख के पता चलता है कि ये एयरपोर्ट है। टोटल इन्हें कुछ जहाज थे, हमला इन्ना जहाज उड़ा के खड़ दियो कि चौक के खड़ दियो। ये भी तुम्हारी वजह से ना, ये भी मिसमैनेजमेंट है। पिछले दिन जी बहरे हो गया उस वेल मच्छी मारी सी, वो भी मैं मारी सी है ना, पादे मेरे थे। मिसमैनेजमेंट, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि कोई गैर मुल्की शहरी जब अपने मुल्क से हमारे यहाँ आता है तो एयरपोर्ट पे उतर के वो हमारे बारे में तुम्हें देख के, मिसमैनेजमेंट को देख के क्या इंप्रेशन लेता होगा? अरे एयरपोर्ट दे मिसमैनेजमेंट है, बाहर सड़कों ते तो तुसी क्यों च लगे? छे ना एक बंदा आके एयरपोर्ट पे उतरता ही है तो उसको बता देते हैं कि भाई बाहर जाके तेरे नाल होनी। क्या बात कर मैं फजूल एयरपोर्ट पे उसको डिसिप्लिन दिखा दे, मैनेजमेंट दिखा दे, बेचारा बाहर निकले उसके पास से चिंची काट मार के गुजरे, वो डर ही जाए, हाय हाय एयरपोर्ट तो बाहर थे जिन फिरन डे। जैसे इंसान का अंदर बाहर एक जैसा होना चाहिए ना, मुल्कों का भी अंदर बाहर एक जैसा होना चाहिए। और चलो छो बाजी, परस से माचिस है ये। तू माचिस की करनी है? तू तो पहली सड़ी है। की करनी हूं मैं माचिस? दम च बोटी फसी है। चल फसी रहने दे, आपे भाग डिग पे। बहुत अच्छे खाने टिंडे ने तो फंसी मोटी। मिसमैनेजमेंट, तुम्हें एक बात का पता है कि इस्लामाबाद का बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी मैनेजमेंट के एतबार से
दुनिया के 10 बदतरीन एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है। लाहौर चले जाओ, इस्लामाबाद चले जाओ, कराची चले जाओ, मैनेजमेंट देख के लगता ही नहीं एयरपोर्ट ने, लगता लारी अड्डे तो फिरने। हाय वे तू कितने एयरपोर्ट ते मूंगफली वाली रेडी वेख लई है। मिस मैनेजमेंट, क्या तुमने कभी अपनी आंखों से पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे किसी मुसाफिर के सामान का FIA वालों के हाथों, कस्टम हुकाम के हाथों तिया पांचा होते हुए देखा है? आपने दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे कोई ऐसा संदूक देखा है जिदे ते मंजी दी दुवैन बनी होवे? दुनिया के किसी मुसाफिर को आपने देखा है कि उन्हें गंदे कपड़े की गठड़ी लंदनों लाहौर ले आंदी हो? या थे ना लंदन दे धोबी टुंडे हो गए ने बेचारे। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे यही लोग गैर मुल्की एयरपोर्ट्स पे पूरी तरह डिसिप्लिन होके फिर रहे होते हैं। यहां आते ही पता नहीं तुम क्या फूंक मारती हो कि वो ये बेहंगम अंदाज में इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। हाय मैं फूंक मारती हूँ? दसो उन्हें मैंने 22 वीजा वाली बना दी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा भला सूटेड बूटेड आदमी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे उतरता ही है तो ना उसे क्यू में लगने का पता होता है, ना डस्टबिन में कोई चीज फेंकने की तमीज है, ना बाथरूम यूज करके उसे खुश करने का पता होता है। यानी उतरते ही वो हर किस्म की तमीज भूल जाता नहीं है तो निकी जी नहीं तेन किन्नियां गल्लां दा पता है जी। अच्छा सर, ये प्रॉब्लम भी सिर्फ हमारे एयरपोर्ट्स पे है कि हर बंदा रिश्वत के लिए मुंह खोले खड़ा होता है। और सर रिश्वत भी पाकिस्तानी पैसे नहीं मांगते, रियाल, डॉलर, पाउंड ये चाहिए। बैनुल अक़वामी मिजाज होता है। हाय वे केड़े डॉलर पाउंड रियाल है तेरे को तो पाकिस्तानी 50 मंगो तो तू जराब च हथ पा लेगी। ये भी तो मिसमैनेजमेंट है। हमारे एयरपोर्टों पे खाने पीने की चीजें 3 गुना ज्यादा रेट पे बिक रही होती हैं। तो तू करो खा जा कर कद एयरपोर्ट से जाके खा। जवाब दो ना। भाई जो आप क्या दूं, जगह जगह का फर्क होता है। वही जूती दुकान पे 3,500 की बिक रही होती है, वही पठान तानू रेडी ते 350 की दे देते। मेरी बात सुनो, एयरपोर्ट्स पे मिसमैनेजमेंट तुम्हारी मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? VIP कल्चर का होना। अगर VIP कल्चर खत्म हो जाए तो तुम्हारा वजूद भी नजर ना आए। डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट VIPs अच्छा, because all VIPs are my sweethearts। मैंने हमें स्वीट हार्ट बनाई जाती किते मुंह वे मैं VIP नु कहन नहीं है फ्रांस च कुल्फियां बेचने वाले। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।